हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। ये तीसरा सेशन है यूक्रेन वॉर पर। इसके पहले के सेशन में हमने बात की थी लिबरल डेमोक्रेसी इस कॉन्सेप्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ये वॉर जो ग्लोबल ऑर्डर में चेंजेस ला रहा है, इसमें इंडिया के लिए क्या सीख है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करें। अब आगे, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इंडिया के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे इट इज पॉवर्टी, कुछ लोग कहेंगे इट इज अनएम्प्लॉयमेंट, कोई कहेगा इट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड सो ऑन। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने वुड बी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपकी प्राइवेट लाइफ से लेके नेशनल सिक्योरिटी, वॉरफेयर, आपका पूरा इकोनॉमी, सोशल इंटरेक्शंस, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ऐसे समय में इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी किस हद तक है, कहां तक हम इस कंपटीशन को दुनिया में झेल पाएंगे और डोमिनेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तो बे इकला चलो रे, यूक्रेन वॉर में हमको यह समझ में आया कि कोई देश आपको काम नहीं आता है। जब जरूरत पड़ेगी तो हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। खुद को, खुद के इंटरेस्ट को हमको अगर प्रोटेक्ट करना है, तो ये हमारी सुपेरियरिटी या हमारी कैपेबिलिटी ही हमारे काम आएगी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन्स, हमने देखा पैंडेमिक में क्या हुआ, यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है तब क्या हो रहा है, जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होते हैं। आप अगर आपके मोबाइल की बात करें तो उसका जो रेयर मिनरल है, रेयर अर्थ मेटल्स है, ये कहां से आते हैं, बैटरी कहां से आता है, उसका ग्लास कहां से आता है, हर चीज जो कंपोनेंट आपके मोबाइल में यूज होता है, क्या हम ये इंडिया में बना रहे हैं? क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना स्ट्रांग है? और डिफेंस में जाएंगे, 21st सेंचुरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी कंपोनेंट्स, तो अब सोचिए हमको कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये दो आइटम्स अगर आप देखेंगे, आर्म्स एंड ऑयल, तो ये हमारे लिए ट्रेडिशनली जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, इस हिसाब से ये हमारी वीकनेसेस है, अकिलीज हील बोला जाता है। हमारा आर्म्स या डिफेंस सप्लाई ये इंपोर्ट होता है। 60 to 70% डिपेंडेंस हमारे मिलिट्री का यूक्रेन और रशिया, ये दो कंट्रीज पे ही था। इसके अलावा हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं डिफेंस सप्लाईज, हम इसराइल से करते हैं। ये सब सिचुएशन में अब ऑयल की तरफ भी देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं 80 to 90% हमारा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है। दोस्तों, ये जो वीकनेसेस है इंडिया की, इसको शॉर्ट टर्म में क्या हम टर्न अराउंड कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना 80% डिपेंडेंस, इतना पॉपुलेशन, इतना बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसको एक झटके में आप कम समय में पूरी तरह ऑयल से दूर या इंपोर्ट ऑयल से दूर नहीं लेके जा सकते। दूसरा, डिफेंस इक्विपमेंट अगर मैन्युफैक्चर करना है, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन लाना है, सुपीरियरिटी डेवलप करना है, तो इसको भी टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म में इसको ग्लोबली हमको खुद को एक वीक कंट्री या वीकनेस, इस इंपोर्ट को प्रोजेक्ट ना करते हुए, जैसे हमने अभी रशियन ऑयल लिया, तो इसी तरह का एटीट्यूड रख के हम बहुत बड़े मार्केट है, तो ये मार्केट लेवरेज हमको हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इसको एक बार्गेनिंग चिप करके यूज करना पड़ेगा और हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी आत्मनिर्भरता की ओर। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो आज कन्वेंशनली हमारा जो डिफेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है? लैंड, एयर एंड वाटर। इसके बाद हम कह रहे हैं कि हाँ, हम साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त गया कि जब ये तीन एरियाज मेन थे। आप सोचिए, आज अगर हमको डिफेंस की तरफ देखना है इंडिया की, तो हमारे सेंटर में टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी के आसपास बाकी फील्ड चाहिए, जैसे एयर, जिसमें ड्रोन्स भी आते हैं, आर्मी, नेवी एंड साइबर। ये सब मिलके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये एक मेन डोमेन हमको डेवलप करना है। इसके अलावा एक कहा जाता है कि साइकॉप्स। तो आप सोचिए, रशिया ने जो यूक्रेन पे किया, वॉर करने के पहले एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया, साइबर अटैक्स किए। चाइना जो करता है, और ये सिर्फ इनसे हमको सीखना नहीं है। आप अगर देखेंगे, हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कल्चर या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, कौटिल्यन अर्थशास्त्र, आप अगर उस किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे भी कौटिल्य कहते हैं डिसेप्शन इज सेंट्रल। आपको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जीतते आना चाहिए। आर्ट ऑफ वॉर, ये अगर संजू की किताब पढ़ते हैं तो उसमें संजू भी कहते हैं कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है वॉरफेयर में, वो बिना बैटल किए ही जीत जाता है। तो दोस्तों, मुझे ये कहना है
कि आज हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इसको एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीन इसकी जो पिलर्स है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंडिया को और तीन चीजों पे बहुत ज्यादा सीरियसली काम आने वाले समय में करना पड़ेगा, जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर एंड साइकॉप्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दिस इज द फ्यूचर। दोस्तों, लेसन्स फॉर इंडिया अगर हम गिनने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात, जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में इतना बात कर रहे हैं, तो आज तक आपने देखा कि हमारा एक स्टैंड हमेशा रहता था कि शांति प्रिय देश, पैसिफिस्ट एटीट्यूड रहता था, पीस इज द टॉप प्रायोरिटी। बट इफ वी से ना, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा, अगर आप ये मान लेते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसके अलावा या इसके साथ हमको साइकॉप्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है, तो हमारा जो एक्सेप्टेड विजडम है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, हम हमारे मिलिट्री को क्या नाम देते हैं? डिफेंस कहते हैं, ऑफेंस नहीं कहते हैं। हम डिफेंस कहते हैं, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, हम साइकोप्स की बात करते हैं, हम साइबर अटैक्स की बात करते हैं, तो इसमें हम डिफेंसिव नहीं रह सकते। आप सोचिए, अगर साइबर अटैक हो जाता है तो उस अटैक को समझने में और उसका जो फॉलोआउट है उसको कंट्रोल करने में ही वक्त निकल जाता है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे सिस्टम्स एक साथ डाउन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इट इज नॉट डिफेंस, इट इज ऑफेंस। तो परपेचुअल वॉर फॉर परपेचुअल पीस, ये जो कहा जाता है, जब साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स या साइकॉप्स की बात आती है, तो हमको परपेचुअल वॉर करना पड़ेगा, हमेशा ऑफेंसिव रहना पड़ेगा, ना कि डिफेंसिव। दूसरा, जब डिसेप्शन की बात हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो यहां पे भी जो एक ट्रेडिशनल विजडम था कि क्या इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जाता है कि सिग्नल इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉइस, नॉइस इज कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब अगर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और हम ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए, एक्सेप्टेड विजडम को उल्टा करना पड़ेगा फिर से, नॉइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिग्नल। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो ये समझे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, नॉइज जनरेट करेंगे, दैट नॉइज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट देन जस्ट द सिग्नल। क्लियर? नेक्स्ट, शेपिंग द नैरेटिव। आज हम देख रहे हैं कि वॉर तो वहां पे चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा कि संजय जिस तरह धृतराष्ट्र को बताते थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, तो ऐसे ही आज टिकटॉक, सोशल मीडिया, काफी प्लेटफॉर्म्स है जहां से वायरल वीडियोस, पिक्चर्स हमारे सामने आते हैं। तो एक्चुअल वॉर में क्या होता है ये किसी को सही सही पता नहीं लगता। जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है या मीडिया पे ट्रेंड करती है, वायरल होती है, वही इंफॉर्मेशन हमारे परसेप्शंस को शेप करती है, हमारे ओपिनियंस को शेप करती है, हमारे डिसीजंस को शेप करेगी। तो दोस्तों, नैरेटिव बिल्डअप करना ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही एक सिस्टम है। सो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करके नैरेटिव शेप करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना, यहां पे इंडिया को काम करना पड़ेगा। लास्टली, हमको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो महाभारत में हमने देखा कि कर्ण ने क्या किया, दानशूर था, प्रिंसिपल्स था, इथिकल, और फिर कवच और कुंडल दे दिए, मारा गया। यहां पे यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए रशिया को। यूक्रेन वॉज अ न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री, लेकिन रशिया को, अमेरिका को इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, बुडापेस्ट करके एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने उसके जो वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो रशिया को दे दिए। आप देख रहे हैं आज यूक्रेन का हाल क्या हो रहा है। तो दोस्तों, एक सीख हमको यह मिलती है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, जो भी स्ट्रेंथ होगा, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, सुपीरियरिटी होगा, ये कवच और कुंडल हमने कभी किसी को देने नहीं है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट, ये जो कहा जाता है नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड और एनिमीज, इंटरनेशनल एथिक्स में कहा जाता है, ये स्टेटमेंट हमेशा कहा जाता है कि ये किसिंजर जो थे, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुराने, उनका स्टेटमेंट है कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज, अमेरिका जस्ट हैज परमानेंट इंटरेस्ट। लेकिन दोस्तों, हमेशा यही तो प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि नहीं, सब विजडम वेस्ट से आता है। आप कौटिल्यन अर्थशास्त्र पढ़िए, ये जो मैग्निफिसेंट किताब है कौटिल्य ने, उसमें ही कहा है कि कोई भी दोस्त
या कोई भी दुश्मन ये कभी परमानेंट नहीं होता। परमानेंट सिर्फ हमारे इंटरेस्ट होते हैं। ये स्ट्रैटेजिक कल्चर इंडिया में बहुत पहले से है। यही आज हमारी पॉलिसी में हम देख भी रहे हैं। एक तरफ हम रशिया से भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्वाड का भी पार्ट है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी हम मिल रहे हैं। सो ये जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कर रहा है, तो अब मुझे लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बहुत आइडियलिस्टिक पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में थी, तो काफी रियलिज्म, इस प्रैग्मेटिज्म इस पॉलिसी में अब आ चुका है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट्स। तो दोस्तों, इस बात के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जो ऐप है कौस्तुभ, ये अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, इसको आप डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी के प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। थैंक यू।